वेलकम। कैसे हो सब लोग? बढ़िया होंगे। देखो, आप सबको पता है कि अपना शिखर बैच चल रहा था। अगर आप नए हैं तो मैं आपको फिर बताता हूँ। आप एफकेट कर रहे हो, सीडीएस कर रहे हो, एसएससी का सीजीएल, सीजीएसएल, सीपीयू या कोई सी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें एग्ज़ाम में आपकी हिस्ट्री आती है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है। इसमें हम आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों पोर्शन जीएस के आपके कवर करा रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो आपकी मैथ और रीजनिंग भी यहाँ पे कवर हो रही है। यानी कि एक सीरीज़ चल रही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इस चीज़ को ये मत समझना कि बकवास होगी। नहीं, कोई भी चीज़ बकवास नहीं होती या कोई भी चीज़ में कम कंटेंट नहीं होता, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। अगर इस शिखर बैच का आपको फ़ायदा बताऊँ तो इस चीज़ का फ़ायदा है कि फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी। इसकी हर क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी। हिस्ट्री को एक स्टोरी के फॉर्मेट में आपको समझाया जाएगा और इम्पोर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम हो आपका उस सबके लिए। अगर आप बात करें तो हम गांधी एरा कवर कर चुके थे, मॉडर्न हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने सारा किस तरीके से लोग आए, यूरोपियन आए, क्या क्या हुआ, चार्टर एक्ट वगैरह, हम सब कुछ उस चीज़ को कवर कर चुके थे। आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और ऊपर आई वेल में भी आ जाएगा। बाकी की अगर हम बात करते हैं कि इसमें अब क्या कवर करना है, तो देखो, अब तक हम गांधी जी के बारे में, उनका क्या क्या कल्चर रहा, कौन से उनका फ्रीडम हमने बताया था कि हमने यह पढ़ा था अभी लास्ट क्लास में कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में। तो उनके हमने सारे सत्याग्रह और उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। उनकी बुक्स वगैरह, हम उनको किसने क्या क्या टाइटल दिया, वो सब हम कवर कर चुके थे। साइमन कमीशन भी मैंने आपको उसमें कवर करा दिया था। और स्टोरी के फॉर्मेट में मैंने आपको नेहरू रिपोर्ट और सैंडर्स मर्डर कॉन्स्पिरेसी भी आपको मैंने पढ़ा दी थी। आज हमें जो स्टार्ट करना था, आज हम स्टार्ट करने वाले थे अपना सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट से। इससे पहले हम सब कुछ अपना कवर कर चुके थे। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं अपना सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट के बारे में। इस चीज़ के पार्ट में जो है वो सब चीज़ लिखना, बाकी तो मैंने मोस्ट प्रोबेबली सब चीज़ें पीडीएफ में आपकी राइट कर रखी है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब हम आपको बताते हैं तो आप उसको लिखें तो अच्छी वे में रहती है। देखो, बात करते हैं सबसे पहले कि सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ। तो याद रखना, ये 1913 में स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 1930 में स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका नाम सिविल डिविजन मूवमेंट हो गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से बनती है, ये कि ये कब स्टार्ट हुआ। तो आप याद रखेंगे, ये जो स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ आपका 6 अप्रैल 1930 से। एग्जैक्ट डेट है 6 अप्रैल 1930 में ये आपका स्टार्ट होता है। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी मूवमेंट या कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है तो उससे रिलेटेड होता है कि उस टाइम कौन वायसराय था, कौन गवर्नर था, या कोई सेक्रेटरी रिलेटेड है उससे, तो वो चीज़ें हमने पढ़ना। जैसे हमने रिवोल्ट में पढ़ा था, नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट में पढ़ा, हम उन सब चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो ये बेसिक पॉइंट है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना, सिविल डिस मूवमेंट के टाइम में अगर बात आती है, उस टाइम इंडिया का वायसराय कौन था, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन आपका 1926 से लेके 1931 तक वायसराय रहा है। ठीक है, अब इरविन नाम याद रख लो, इससे आगे भी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने को मिलेगी। और बात आती है उसके बाद, यही याद रखना कि एक और हमारा नेक्स्ट वायसराय बन गया था, वो बन गया था लॉर्ड लॉर्ड वेलिंगटन। ये क्यों बना? ये हाथों हाथ इसी में चेंज हुआ, ये आपका बन गया 1931 से लेकर 1936 तक, ये आपका वायसराय रहा। अब बात करें सिविल डिस मूवमेंट की, तो इसमें आप ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि ये किस वजह से हुआ, इसमें क्या इंपॉर्टेंट थी। तो याद रखना, इस चीज़ के लिए 11 डिमांड रखी गई थी। उन 11 डिमांडों को पूरा कराने के लिए ये मूवमेंट चल रहा था। कह सकते हैं इस मूवमेंट में 11 डिमांडें रखी गई थी। 11 डिमांडें अलग थी कि 60 का टैक्स ख़त्म होना चाहिए आपका, ठीक है, स्वदेशी वगैरह, बहुत सारी मतलब अलग अलग 11 डिमांडें इसके अंदर रखी गई थी। रिजल्ट इसका ये भी फेल रहा। जैसे हमारा नॉन कोऑपरेशन फेल हुआ था चोरी चोरी कांड की वजह से, हम जानते हैं कि 5 फरवरी में हमारी कांड हुआ था वहाँ, चोरी चोरी कांड है ना, 1922 में। उस वजह से ये सिविल मूवमेंट भी फेल हो गई, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी फेल हो गया था। और आपका सिविल मूवमेंट भी फेल रहा, ये भी सक्सेस नहीं रहा, ये भी फेल रहा। अब इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि इसी में डांडी मार्च स्टार्ट होता है। सबसे पहले डांडी मार्च स्टार्ट होता है, फिर ये डांडी मार्च आगे जाके कन्वर्ट हो गया आपका सिविल मूवमेंट बनता है। यानी कि डांडी मार्च से आप बात जानो, डांडी मार्च का क्वेश्चन बनता है कि डांडी मार्च कब स्टार्ट हुई। तो आप याद रखना, ये स्टार्ट हुई थी 24 मार्च 1930 में, यानी कि 24 मार्च 1930 में स्टार्ट होती है और ख़त्म होती है आपकी 5 अप्रैल 1930 में। और 6 अप्रैल 1930 में हमारा सिविल मूवमेंट स्टार्ट हो गया, यानी कि जस्ट नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट हो जाता है दांडी मार्च के। अब इस दांडी मार्च से रिलेटेड ये बनता है कि ये कितने दिन की थी। तो आप याद रखना, ये 24 डेज़ की यात्रा रही। ठीक है, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक आपकी ये स्टार्ट हुई थी।
अब आता है इसमें डिस्टेंस। डिस्टेंस के 2 पॉइंट आते हैं। अगर किलोमीटर में बात करें तो ये आपकी थी 390 किलोमीटर यानी कि 390 किलोमीटर। और अगर माइल्स में डिस्टेंस आती है तो याद रखना 240 यानी कि 2240 माइल तक ये आपकी थी। ये था हमारा सिविल मूवमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ये फेल रहा सिविल मूवमेंट। सिविल मूवमेंट के अंदर ही एक हमारा आता है इरविन पैक्ट। ठीक है, इरविन पैक्ट आता है। जो पैक्ट होगा आपका, यहाँ नहीं आएगा ना, हाँ, इरविन पैक्ट याद रखना वो हुआ था 1931 में। सिविल मूवमेंट 1930 में नहीं। अब पैक्ट जो आएगा वो आएगा आपका यहाँ जो आती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, तो अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसके बीच में है, तो हमें इसको भी टाइमलाइन में याद रखना है। मैंने फिर कहा अगर हिस्ट्री याद रखनी है, मेरे से पढ़ना है, तो कुछ मत करो, बस एक टाइमलाइन याद रखो, हर चीज़ को एक दूसरे से लिंक करते चलो स्टोरी वे में। तो आपसे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने में आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी हमने क्या पढ़ा, देखो अभी हम बात करें, सबसे पहले हमने गांधी जी के जन्म के बारे में पढ़ा, फिर हमने हमने पढ़ा गांधी जी का बर्थ, उसके बाद हमने पढ़ी उनकी एकेडमिक। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा उनका स्टार्टिंग, है ना, उनका कह सकते हैं सत्याग्रह। उसके बाद हमने उनका स्ट्रगल्स देखा, है ना, इंडिया में। उसके बाद अभी इस स्ट्रगल में हमने क्या चीज़ें देखी, उनके कुछ मूव, उनके सत्याग्रह, जैसे कि सबसे पहले चंपारण, फिर हमने उनका देखा आपका अहमदाबाद, है ना, खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद आपने देखा उनका नॉन कॉन्फ्रेंस, है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद हमने देखी आपका सिविल मूवमेंट। और अब देखने जा रहे हैं हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस राउंड। और इसी में हमने अभी बीच में और क्या देखी थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद आपका साइमन कमीशन। अगर आप एक टाइमलाइन याद रखेंगे तो वो बहुत बेटर रहता है याद करने के लिए। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करी जाए तो याद रखना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं वो ये बनते हैं कि ये कहाँ हुई थी, कितनी बार हुई है, उस टाइम कौन किंग रहा, उस टाइम कौन पीएम रहा, और कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, कौन सी राउंड टेबल कब हुई, किसने किस में पार्ट लिया। ये बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। सारे क्वेश्चन यहीं के ही आपके खत्म हो जाएंगे अभी के अभी इस बस 5 मिनट के लेक्चर को सुन के। क्या है तो याद रखना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूँ तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती थी वो याद रखेंगे, प्लेस है लंदन। और लंदन में भी कहाँ, लंदन में होती थी सेंट जेम्स पैलेस के अंदर। ठीक है, एक पैलेस था सेंट जेम्स नाम का, उस पैलेस के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। उस टाइम किंग की बात करें कि ब्रिटेन का उस टाइम किंग कौन था, तो याद रखना किंग जॉर्ज पंचम 5 यानी कि किंग 5 था। अगर हम 5 की बात करें तो इससे रिलेटेड हम क्या जानते हैं, इससे रिलेटेड हम जानते हैं दिल्ली दरबार। इससे रिलेटेड हम जानते हैं दिल्ली दरबार के बारे में। ठीक है, दिल्ली दरबार के बारे में जानते हैं जो 1911 में लगा था आपका। और इसी से हम जानते हैं कि इसने दिल्ली कैपिटल बनाई थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल इसने का जो होना था वो इसने बंद कर दिया गया था। इसी में हम जानते हैं जनगण मन हुआ था, और यहीं से हम जानते हैं कि हुई थी हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तो ये चीज़ें जस्ट एक स्टोरी में मेरे को नाम सुना और हमने रिलेट कर लिया इन सब चीज़ों को। कैसे, बस 3-4 क्लासेज जो हुई उनको समझो और उससे रिलेटेड यहाँ आ जाओगे। चलो अब बात कर लेते हैं फिर से जॉन पंचम के बारे में। हमने ये सब जान लिया कि इससे हमें इसको रिलेट करना है दिल्ली दरबार से अपने, है ना, इसको रिलेट करना है दिल्ली दरबार से। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात चली थी तो हम समझ गए उसका प्लेस क्या है, उस टाइम किंग कौन था। और हम पीएम की बात करें ब्रिटेन की तो हमें याद रखना है मैकडोनल्ड। ये मैकडोनल्ड वो नहीं है कभी बर्गर सोचो बर्गर की बात मन में पानी आ जाए और अभी ऑर्डर कर दो, नहीं, बर्गर की बात नहीं है, मैकडोनल्ड उसका नाम था, ये वो था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो याद रखना टोटल जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है वो 3 कॉन्फ्रेंस हुई है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ आती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्यों कहा जाता है, तो याद रखना एक ये राउंड फॉर्मेट होती थी और इसमें सब, या तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं या इसको ऐसे कह सकते हैं, जिसमें सब एक दूसरे को देख सकते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते थे, इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। कब कब हुई, तो याद रखना फर्स्ट जो हुई है आपकी वो ये 1930 में, सेकंड जो हुई है आपकी वो ये 1931 में, और थर्ड होती है आपकी 1932 में। ठीक, अब क्वेश्चन बनता है कि इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम क्या एक ही वर्ष रहा या दो, नहीं, हमने पढ़ा था 1931 तक था हमारा लॉर्ड इरविन, यानी कि बात करें तो भाई यहाँ 2 रहे होंगे हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम वर्ष रहा है। तो याद रखना कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में के टाइम में वर्ष राय की बात करें तो लॉर्ड इरविन था। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं फर्स्ट से सेकंड तक भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और इसको आप कह सकते हैं सेकंड और थर्ड,
ठीक है, इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम इसको किसको सेकंड क्या माने। तो क्वेश्चन में ऐसा अगर आएगा तो आपसे इस तरीके से नहीं पूछेगा, वो सिर्फ इतना पूछेगा कि कौन था और कौन नहीं। तो याद रखना, नेक्स्ट आ जाता है लॉर्ड वेलिंगटन। अब इससे रिलेटेड आपको क्या जानना है, इनमें ये जानने वाली बातें हैं कि इन तीनों, क्वेश्चन आता है कि तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्ट लिया। तो याद रखेंगे आप, ये हमारे भीमराव अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर जी ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया है। बात करी जाए कि गांधी जी ने कौन सी उसमें पार्ट लिया है, तो याद रखेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, यानी कि जो 1931 में हुई थी, उसमें गांधी जी ने पार्ट लिया था। सिर्फ वन एंड ओनली ये है जिसमें पार्ट लिया गया था। अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में इन्विटेशन आता है, गांधी जी नहीं जाते क्योंकि उस टाइम चल रहा है सिविल डिवोर्स मूवमेंट, उनको उस चीज़ को लीड करना है। तो वो जो और लोग हैं उनको बोल देते हैं, उनको समझा के बोलते हैं तुम सबको सिर्फ एक ही मांगना, हमें जो है स्वतंत्रता चाहिए, यानी कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। तो सब जाते हैं, सबसे पूछते हैं तुम्हारा क्या मोटिव है, तुम्हारा क्या मोटिव है, सब बोलते हैं इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। सेकंड वाले में गांधी जी को ज़बरदस्ती बुलाया जाता है और गांधी जी वहाँ जाते हैं। ठीक है, गांधी जी वहाँ जाते हैं और जब वहाँ गांधी जी जाते हैं तो लोग पागल थे। कहा जाता है कि गांधी जी को देखने के लिए बहुत लंबी लाइन लग गई, यानी कि लोग बहुत लंबी लाइन लग गए। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते थे कि गांधी है कौन जिसने पूरे ब्रिटेन को हिला रखा है। तो वो उतरते हैं वहाँ पे और धोती कुर्ते में वो होते हैं, ठीक है, और लोग उनको देखते रह जाते हैं। उनके बाद इवन यहाँ तक लोग नहीं, उस टाइम की जो क्वीन विक्टोरिया थी वो भी उसको उनको देखने के लिए, या क्वीन एलिजाबेथ आप कह सकते हैं, मतलब कि वहाँ की क्वीन जो थी वो भी गांधी से मिलने के लिए बेताब रहती है। तो वो इनविटेशन पहुँचवाती है गांधी के पास कि वो उनसे मिलना चाहती है। तो गांधी कहते हैं यहाँ मैं किसी रानी से मिलने वगैरह नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ, और अगर उनको मिलना है तो वो मेरे पास आए। तो वो कहते, तो वो ये बात बोलते तुम पागल हो, तुम वो रानी है। कह रहे रानी होगी, मुझे मतलब नहीं है, मैं यहाँ जिस काम के लिए आया हूँ। गांधी उन रानी के पास ये खबर पहुँचती है तो रानी उनसे मिलने के लिए रेडी हो जाती है खुद, और वो आ रही होती है। तो गांधी जी से वो कहते हैं भाई अपने कपड़े तो बदल लो कम से कम। रानी कह रही नहीं, कहते हैं रानी को तुम्हारी मिलना है, मेरे कपड़े ये मिलना हो मिलेगी। कहा जाता है आती है रानी, स्पेशल उनसे मिलने के लिए रानी आती है, उनको देखने के लिए। ऐसा इंसान कौन है जिसने पूरे ब्रिटेन को हिला रखा है, उनसे आती है, उनसे हाथ वगैरह मिलाती है और उनकी इस तरीके से उनकी मुलाकात होती है। फिर वे अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो जाते हैं तो इस टेबल कॉन्फ्रेंस में ये होता है कि उससे पहले वो ये देख लेते हैं ब्रिटेन के लोग कि जो भीमराव अंबेडकर है वो दिखता है कि ये यंग बंदा है और इसका मेन मोटिव ये नहीं है कि इंडिपेंडेंस चाहता है। उनको वो एक अपनी बातों में उलझा लेते हैं और वो जब बात चलती है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तो वो फाइनली बोल देते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं होता, हमारे साथ अनटचेबिलिटी होती है, इस मतलब इस छूत-छूत की बीमारी होती है, इस चीज़ को आपको हटाना चाहिए। वो कहते हैं ठीक है। जब वो बोलते हैं सरोजिनी नायडू वुमेन्स के लिए बोलने लगती है, जब इस तरीके से सब लोग आपस में बोलने लगते हैं तो गांधी जी बीच में से ही टेबल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। और उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि भीमराव अंबेडकर जी को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है, ठीक है, और सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता है इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। वो सोच छोड़ के भाग जाते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसी बीच जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी क्यों गए थे। तो याद रखना इसमें एक पैक्ट होता है, वो पैक्ट होता है गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट होता है जो 5 मार्च 1931 में होता है। इस पैक्ट के अंदर ये बात रखी गई होती है कि जो 11 डिमांड गांधी जी मांग रहे थे उन 11 डिमांड को पूरा किया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम जिन लोगों ने भी अपनी जॉब छोड़ी थी, हम जानते थे उसमें सबने जॉब छोड़ दी, उन सबको जॉब पे जिस पोस्ट में थे उसी पोस्ट पे वापस रखा जाएगा। और वो साथ में ये मांगते हैं कि भगत सिंह को भी आज़ाद किया जाए। बट वो कहते गांधी इरविन कहता है कि मैं सब चीज़ें आपकी डिमांड पूरी करा सकता हूँ, बट गांधी जो भगत सिंह को जानना चाहते हैं आप उस चीज़ को मैं जो हूँ नहीं करा सकता हूँ, उसके लिए मुझे बाहर लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो जब ये खबर पहुँचती है वो, और बहुत प्रेशर उनके ऊपर डाला जाता है इरविन के ऊपर कि भगत सिंह को भी आज़ाद कराया जाए, लेकिन वो जो है भगत सिंह को आज़ाद नहीं कराते और वो ये कहते हैं कि तुम रिटर्न में दे दो, अगर तुम रिटर्न में दे दोगे तो हम भगत सिंह को आज़ाद करा देंगे। लेकिन अब यहाँ एक कंट्रोवर्सी रहती है कि अगर गांधी लिख के दे दे तो आज भगत सिंह जिंदा होते। गांधी ने नहीं लिख के दिया, उनकी वजह से भगत सिंह मर गए। बट कुछ के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि गांधी जानते थे अगर वो लिख के दे देंगे तो उनके खिलाफ इस चीज़ को वो गलत ढंग से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो नॉन वायलेंस करते थे और भगत सिंह का मतलब क्रांतिकारी थे तो उनको वायलेंस भी था। तो उनको छुड़ाने में उससे वो जो है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते थे, इसलिए इस चीज़ के लिए नहीं किया गया था। जो मानता रह जाता है, आप कंट्रोवर्सी रहती है, जस्ट एक कहानी थी वो मैंने आपको इस चीज़ वो में समझाई। तो
जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो कहा जाता है कि इसी वजह से जो भगत सिंह हैं उनको जल्दी ही हैंग कर दिया गया। उनकी फांसी की सज़ा कुछ और थी, डेट कुछ और थी, उनको जल्दी हैंग कर दिया इसी वजह से कि अगर और थोड़ा प्रेशर होता तो मजबूरी में भगत सिंह को छोड़ना पड़ता गांधी के प्रेशर की वजह से। तो उन भगत सिंह को अब एक ये सबसे कह सकते हैं हमारे लिए काला दिन है कि एक वीर क्रांतिकारी, एक वीर बेटा भारत का शहीद हुआ देश को आज़ाद कराते टाइम। कब 23 मार्च 1931 में भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु सुखदेव वगैरह को हैंग कर दिया जाता है जेल के अंदर ही, ठीक है। और उसी के बाद जस्ट फिर इरविन को हटा दिया जाता है और लॉर्ड वेलिंगटन आ जाता है और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। 1931 में गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं और यहाँ पे उनको जो है इरवाड़ा जेल के अंदर रखा जाता है। मैंने बताया था इसी बीच हाथों हाथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट आ जाता है, सब इलेक्टोरेट मिल जाता है। भीमराव अम्बेडकर जी को इसी चीज़ को जब गांधी जी को पता चल रहा है, गांधी जी भूख हड़ताल पर हो जाते हैं इरवाड़ा जेल के अंदर और उनकी भूख हड़ताल इस तरीके हो जाती है, उन पर जान पाने लगती है, लोग भीमराव अम्बेडकर जी को बुरा बुरा बोलने लगते हैं। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो है वो भगत मतलब गांधी जी के भी फ्रेंड थे, उनसे भी अच्छे संबंध थे और भीमराव अम्बेडकर जी से भी अच्छे थे। वो कहते तुम एक काम कर लो भाई, तुम जाके उससे समझौता कर लो गांधी से, बात सही हो जाएगी। तो उसके बाद पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट जो होता है, पूना पैक्ट भीमराव अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में होता है। कब होता है? 24 सितंबर 1932 में ये पूना पैक्ट आपका होता है गांधी जी एम अम्बेडकर के बीच में। और इसमें ये होता है कि सिर्फ सर्वलेट इलेक्टोरेट है वो उसको वापस कर देंगे, वो अपनी भूख हड़ताल छोड़ दें। तो ये कहानी थी बेसिकली जो हमने अभी समझी और मुझे लगता है आपको सब कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। और जो मैंने स्टोरी वे में समझाया उस चीज़ को याद रखनी होगी। अगर स्टोरी वे में आप ये चीज़ें याद रखोगे तो पीडीएफ में नहीं है, लेकिन आपने स्टोरी याद रखी तो आपके माइंड में एक टाइमलाइन बनती चली जाती है हिस्ट्री के लिए और हिस्ट्री बिल्कुल बोरिंग नहीं लगती। हाँ, एशियंट हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग लगेगी लेकिन मैं उसको भी इतनी अच्छे वे में समझाऊंगा कि आपको उसमें भी मज़ेदार कहानियाँ सुना सुना के उसको भी मैं आपको अच्छे से याद करा दूंगा, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी गांधी एरा याद कराया है और अभी हमने मॉडर्न एरा स्टार्ट करी है। उसके बाद हम मेंडेलव पढ़ के फिर हम मूव करेंगे एशियन की साइड। अब बात आती है नेक्स्ट, ये आता है कि 1935 या 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस चीज़ को आप स्टार मार्क लगा दें। क्यों इंपॉर्टेंट? ये इसलिए हो जाता है कि 70% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो इसी एक्ट से लिया गया है। इसमें क्या है, इसमें कुछ बात रखी गई। इसमें पहली चीज़ ये रखी गई कि फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडियन यूनियन, यानी कि जो मतलब सेंट्रलाइज इसमें कर दिया गया, ठीक है। डॉर्चराई फ्रॉम प्रोविंसेस वर अबॉलिश्ड इन सेंटर अप्लाइड, यानी कि डॉर्ची यानी कि डबल टैक्स सिस्टम या डबल कह सकते हैं आप गवर्नमेंट सिस्टम में से जो टैक्स सिस्टम था ये प्रोविंसेस से तो हटा दिया गया लेकिन सेंटर में अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। तीसरी बात इसमें ये हुई कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, यानी कि आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो पावर्स का हुआ जो हमारे 7 शेड्यूल के अंदर आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यार कह सकते हैं आपकी लिस्ट जो आती है सेंट्रल एंड कॉन्करेंट एंड स्टेट लिस्ट, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स ही उसमें दिखाई दिया जाता है। तो ये यानी कि वो भी यहाँ से लिया गया, आप समझ सकते हैं ना। इसमें सेंट्रल लिस्ट आई, स्टेट लिस्ट आई, कॉन्करेंट लिस्ट आई, वही हमने उससे समझा 7 शेड्यूल के अंदर हमारे ये बात आती है। मैंने कहा आपकी हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो इंटरलिंकिंग होती है। अब आप जैसे यहाँ समझा तो आपका माइंड एकदम समझ जाना चाहिए। पॉलिटी में हम पढ़ चुके हैं भाई, क्लास हो चुकी है हमारी शेड्यूल की, तो हमें याद आना हो 7 शेड्यूल के अंदर ये चीज़ आती थी, ठीक है। इस तरीके से आपका माइंड वर्क करना चाहिए। और इसमें क्या हुआ, इसमें फॉर्मेशन हुई लेजिस्लेटिव असेंबली की 11 स्टेट के अंदर, यानी कि इसी टाइम के अंदर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनी 11 स्टेट के अंदर। लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ सब में होती है या कैसे, या लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या पॉलिसी है, ये आप मुझे बताएंगे क्योंकि ये भी हमने पढ़ चुका है। एक शॉर्ट्स मैंने डाली थी तो मैं बता देता हूँ। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है ये आपकी हमारी 6 स्टेट्स के अंदर है सिर्फ, यानी कि बाकी सब में लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये किस तरीके से मैंने आपको स्टोरी फॉर्म में समझाया था, चलो एक बार और समझा दो। वैसे जब पढ़ेंगे हम समझ लेते, लेकिन यहाँ समझ लेते हैं। इस तरीके से आप याद रखें क्या कि ये आपका महाराष्ट्र कर्नाटका में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है और बिहार और उत्तर प्रदेश में है। इस तरीके से आप यह याद रखेंगे मैप से लिंक करके। तो इन स्टेट्स में ये है, बाकी सब में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। क्या सीट्स क्या प्रोविंसेस है क्या है, ये सब हम जब आगे कवर करेंगे, पार्लियामेंट पढ़ेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव पढ़ेंगे, उनमें सब कवर करते चलेंगे। और इसमें आप याद रखना, इसी में एक पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट हुआ कलकत्ता से दिल्ली में 1935 में ही, और इसी दौरान आपका भूमरा जो है सेपरेट कर दिया गया इंडिया से 1937 में, ठीक है। ये आपका म्यांमार होता था उस टाइम, पहले इंडिया का पार्ट होता था, इसको भी सेपरेट कर दिया गया था इसमें से। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका
1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। इससे जो रिलेटेड पॉइंट थे वो मैंने आपको सब समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है, अब हमें पढ़ना है इसमें बीच में, अभी हमारे भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद जी का वो सबका जो है क्रांतिकारियों का एक टाइम पीरियड था, वो अब यहाँ ओवर हो जाता है, गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट चल रहा है, लेकिन यहाँ उन्हीं की तरह एक और पर्सनैलिटी निकल के आती है जो है आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनका बर्थ क्या था, उनका फादर मदर वगैरह, उनका क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहा, किस तरीके से अब वो जो है हमारे इस गांधी जी के उसमें एंटर हुए, इनका क्या प्रोसेस रहा। और उसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे अगस्त ऑफर आपका क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के बाद पढ़ेंगे हम आपके क्विट इंडिया मूवमेंट, और क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद हम कवर करेंगे पैरेलल गवर्नमेंट वगैरह। और फिर इस तरीके से हमारा इंडिपेंडेंस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हम समझ लेंगे हमारा मॉडर्न इंडिया कवर हो जाएगा। अब हमें इसके लिए जो है अभी हम टाइम देख लेते हैं, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी तो हम इसको, हाँ, तो इसको हम अभी यहीं स्टॉप करेंगे। क्योंकि मज़ा तब है जब हम पूरा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में इकट्ठा एक साथ पढ़ें, तब बेटर रहेगा। तो मैं ट्राई करूँगा अब मैक्स टू मैक्स आपकी सिर्फ एक क्लास और हो, बाकी आपका कंप्लीट हो जाए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। हाँ, पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, ये मैं दोबारा अपलोड करूँगा, इसमें थोड़ा कंटेंट अपडेट करके, जैसे अपडेटेड है, ये आपको मिल जाएगी आपके fcat.journey टेलीग्राम चैनल पे, और बाकी आप देख सकते हैं ये आपका fcat.journey टेलीग्राम चैनल है। फ्री पीडीएफ मिल जाएगी आपको, बाकी सब क्लासेस की भी आपको वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है, आप उनको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।